नन्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी या नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हम देखेंगे। और हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी वहां पे थोड़ा समझने की कोशिश भी की थी कि नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो मेन प्रिंसिपल है या नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस तरह से हमारे सामने आया या क्या चीजें हम उसमें देखते हैं। तो हमने बात की थी कि हमारे पास में एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हम दो सॉल्वेंट्स को फिल कर देते हैं बराबर क्वांटिटी में, ठीक है। एक सॉल्वेंट आपका ए है, एक सॉल्वेंट आपका बी है, और दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ये हमने जो क्वांटिटी ली है वो 100 ml ईच ली हुई है, ठीक है। बट ये जो सॉल्वेंट है वो डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसको ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसमें एक सॉल्यूट मिलाएंगे। ये जो लेयर आपको ये जो दिख रही है, ये जो पार्टीशन आपको दिख रहा है, ये पार्टीशन एक्चुअली दो अलग अलग कंटेनर नहीं है, एक ही कंटेनर है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो सॉल्वेंट्स हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे में क्या है, इमिसिबल सॉल्वेंट्स है, ठीक है ना। इमिसिबल सॉल्वेंट्स। अब इमिसिबल सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जिनको मिलाने पर ना तो ये एक दूसरे में मिक्स होंगे और ना ही ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। ना तो मिक्स होते, डू नॉट मिक्स, और ना ही ये एक दूसरे को रिएक्ट करते, ठीक है ना। सो ये दो चीजें यहां पर इस इमिसिबल सॉल्वेंट्स में होती हैं। और अगर आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ए जो है वो हमने वाटर ले लिया और जो बी है वो हमने उस दिन भी देखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, और ये जो सॉल्यूट हमने लिया है लेट्स से कि वो आयोडीन है। और अब हम इसमें ये मिलाते हैं आयोडीन और उसको अच्छे से हिलाते हैं, है ना, अच्छे से शेक करेंगे। और शेक करने पर दोनों का टेम्परेचर सेम है, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का भी, इस कंपार्टमेंट का भी, और कंपार्टमेंट नहीं है एक्चुअली, बट टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेट्स से कि हमने यहाँ पर जो टेम्परेचर लिया है वो क्या लिया हुआ है, हमारा जो रूम टेम्परेचर है मान लीजिए कि वही 25 डिग्री या 27 डिग्री व्हाटएवर, वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब ये जो आयोडीन है, जो सॉल्यूट हमने इसमें मिलाया है, ये सॉल्यूट HCl में, सॉरी CCl4 में, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में और वाटर में डिसॉल्व होगा, और इसकी जो टेंडेंसी है डिसॉल्व होने की वो क्या है, अलग अलग है। ये सॉल्यूट इन दोनों ही सॉल्वेंट्स में, मतलब आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडीन इन वाटर, दोनों सेम अमाउंट में ये डिसॉल्व नहीं होगा, किसी में तो ये ज्यादा होगा और किसी में ये कम होगा, ठीक है ना। तो आयोडीन का अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर के साथ में जब इस तरह का ये सिस्टम बनाते हैं या देखते हैं तो आप देखते हो कि आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मींस इट इज 86 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन वाटर, ठीक है ना। सो आप समझ सकते हैं ये बहुत एक बड़ा अमाउंट है और ये आपस में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कब, जब हमने इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा। लेट्स से कि अब मैं जो टेम्परेचर करता हूं वो इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 35 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं। अब जो हमारा आयोडीन होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में और आयोडीन इन वाटर,
तो इनका एक रेशियो आएगा हमारा, ठीक है ना। क्या रेशियो आएगा? रेशियो आएगा कि हम यहां पर बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इस समय हमारा सॉल्यूट जो है वो I2 है, मतलब आयोडीन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आयोडीन इन सॉल्वेंट ए। अब इस समय जो हमारा सॉल्वेंट ए जो है वो क्या है? वो लेट्स से कि वो वाटर है। अपॉन concentration of solute iodine in solvent B, जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनका जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है K। मतलब जब मैंने इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर डिसॉल्व किया, जब मैंने इसको 35 डिग्री सेल्सियस पर डिसॉल्व किया, तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये जो आयोडीन है वो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा डिसॉल्व होगा। लेकिन अकेला कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, ये आयोडीन इस वाटर में भी ज्यादा डिसॉल्व होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है आयोडीन की, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी और इस आयोडीन की इस वाटर में, दोनों में ही क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उस रेशो में इंक्रीज रहेगी कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आता है। तो ऐसा एक लॉ या ऐसा एक प्रिंसिपल नर्स्ट ने दिया जिसको हम नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ ही गए हो कि ये जो सॉल्यूट है ये अपने आप को इस सॉल्वेंट में और इस सॉल्वेंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इस के को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? दिस के इज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, या फिर कई बार हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ना बोल करके हम इसको पार्टीशन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। पार्टीशन कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। पार्टीशन इसलिए क्योंकि कुछ पार्ट इसके इसमें डिसॉल्व हैं और यहां कुछ पार्ट इसके इसमें डिसॉल्व है, तो अलग अलग पार्ट्स में ये डिसॉल्व रहता है। चाहे वो हमने ये वाला सॉल्वेंट लिया हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, चाहे हमने ये दूसरा सॉल्वेंट लिया हो जो वाटर है। ओके, सो ये नर्स ने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, और ये लॉ दिया था उन्होंने 1891 में। ठीक, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है के, और इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू K। ये C1 क्या है? ये C1 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट A, और जो C2 है C2, ये जो C2 है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट B। तो सॉल्वेंट A और सॉल्वेंट B में जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, ये जो सॉल्यूट है इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने C1 और C1 से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हम यहां पर ये शो करते हैं। ओके, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये किन कंडीशंस में सही काम करेगा, किन कंडीशन में सही काम नहीं करेगा, वो भी हमें यहां पर देखना है। ठीक है, तो वो क्या है? पहली चीज तो ये है, फर्स्ट कंडीशन, कि जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर स्टेट शुड नॉट बी चेंज्ड, शुड नॉट बी चेंज्ड, है ना। कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मॉलिक्यूल जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहना चाहिए। अगर इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर चेंज हो गया
तो इसमें जो सॉल्वेंट ए है या सॉल्वेंट बी है, इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, तो ये दो तरीके से चेंज हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर स्टेट। आप बोलोगे साहब आयोडीन तो आयोडीन रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर स्टेट जो है चेंज होने का क्या मतलब है, तो उसके चेंज होने का मतलब ये है कि ना तो ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, डिसोशिएट होना चाहिए। अगर ये डिसोशिएट हो गया, मान लीजिए कि ये आयोडीन जो है वो आयोडीन डिसोशिएट होकर के आई बना, इसने एटम में कन्वर्ट हो गया, और ये तो हमने एक सिंपल सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, और उसका अगर डिसोशिएशन हो जाता है तो उसका जो यहाँ किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे वो सॉल्वेंट ए हो या सॉल्वेंट बी हो, उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। तो वो डिसोशिएट नहीं होना चाहिए, और दूसरा एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, आपस में मिलना भी नहीं चाहिए कि ये जो आयोडीन है वो I3- बना दे, ऐसा हो सकता है। या फिर कई बार जैसे मान लीजिए कि हम एसिटिक एसिड लेते हैं, अब एसिटिक एसिड वैसे तो हमारा CH3COOH होता है, लेकिन ये डाइमर फॉर्म में भी रहता है ना, ये डाइमर फॉर्म में भी रहता है, तो ये इसका डाइमर नहीं बनना चाहिए, और ना ही इसका डिसोशिएट होकर के ये CH3COO- और H+ इसमें डिसोशिएट होना चाहिए, और ना ही ये डाइमर बनना चाहिए। तो ये जो डिसोशिएशन है और जो एसोसिएशन है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर डिसोशिएशन और एसोसिएशन हो जाता है तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, अपने आप को दोनों सॉल्वेंट्स में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक बात। तो इसका मतलब ये जो पार्टीशन कॉफिशिएंट है के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो दैट इज वाई हम अगर ये C1/C2 इक्वल्स टू के, ये जो के कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट अगर हम रखना चाहते हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो C1 और C2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहां पर इनके ये जो फैक्टर्स हमने अब जो हम देखेंगे कि किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड कर रहा है, तो जैसे अभी हमने बात की कि जो नेचर है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का सॉरी, उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला जो हमारा ये था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब कि एसोसिएट और डिसोशिएट नहीं होना चाहिए। मान लो कि यहां पर हम वही सिस्टम बनाते हैं, ये, और इसी तरह से मैं यहां पर सेम सिस्टम बनाता हूं, ये, यहां पर मैं लेता हूं C6H6 बेंजीन सॉल्वेंट की तरह, और यहां पर मैं लेता हूं वाटर, यहां पर मैं लेता हूं बेंजीन, और यहां मैं लेता हूं वाटर। ये दो मैंने ऐसे सॉल्वेंट्स ले लिए जो इमिसिबल हैं, दोनों आपस एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और एक लेयर के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, मैं सक्सिनिक एसिड लेता हूं, सक्सिनिक एसिड। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है वो सक्सिनिक एसिड में डालता हूं। ठीक है। किसमें, इसमें। और एक मैं लेता हूं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड जो है मैं डालता हूं इसमें। अब देखो मेरे सॉल्वेंट सेम है, यहां पर भी बेंजीन और वाटर है, और यहां पर भी बेंजीन और वाटर है। दोनों ही सिचुएशन में मेरा सॉल्वेंट नहीं बदला, मतलब जो सॉल्यूट है उसका नेचर चेंज हो गया। एक सक्सिनिक एसिड है और एक मेरे पास बेंजोइक एसिड है। तो दोनों का जो के है, यहां पर जो के आएगा, जो C1/C2 इक्वल्स टू के की जो ये जो के की वैल्यू आएगी, ये करीब करीब आएगी 0.096, और यहां जो C1/C2 ये जो के की वैल्यू है, ये क्या की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.0274। तो आप देखो कि सॉल्वेंट हमारे सेम थे, लेकिन सक्सिनिक एसिड यहां पर
अलग रेशियो दे रहा है, और बेंजोइक एसिड इन्हीं सॉल्वेंट्स में अलग रेशियो दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सॉल्यूट है उसका नेचर इस पार्टीशन कॉफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट की वैल्यू को अफेक्ट करता है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम लें कि नेचर लें किसका, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट भी कैसा, सॉल्वेंट पेयर, क्योंकि हमारा एक सॉल्वेंट नहीं रहता, हमारा ये सॉल्वेंट जो है वो किस फॉर्म में रहता है, पेयर फॉर्म में रहता है ना। तो ये किस तरीके से कॉफिशिएंट को अफेक्ट करेगा वहां बात करते हैं। तो फिर हम वापस क्या करते हैं, वापस हम सेम उसी तरह के दो सिस्टम लेते हैं, सेम एज इट इज। ये हमने सिस्टम लिया दोनों बराबर, और यहां हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमने ले लिया ईथर, ये एक सॉल्वेंट है, और यहां पर हमने ले लिया एक वाटर, और यहां पर हमने ले लिया बेंजीन, और ये ले लिया हमने वाटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमारा सॉल्वेंट पेयर जो है वो बदल गया, जबकि इससे पहले वाली स्थिति में हमारा सॉल्वेंट पेयर वही था दोनों में, लेकिन हमने सॉल्यूट बदला था, क्योंकि हम वहां पे सॉल्यूट का नेचर पढ़ रहे थे कि वो अगर डिफरेंट होता है तो क्या के की वैल्यू चेंज होती है, ये फैक्टर क्या कोफिशिएंट को अफेक्ट करेगा। तो हमने देखा कि बिल्कुल करेगा, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट के की वैल्यू आई। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या किया कि लेट से कि हमने यहां पर लिया सक्सेनिक एसिड, और इस सक्सेनिक एसिड को मैंने इसमें भी मिला दिया और मैंने इसमें भी मिला दिया, बट यहां पर जो सॉल्वेंट्स थे वो क्या थे, वो डिफरेंट थे। तो इनका जो के का वैल्यू आएगा, जो C1/C2 के आएगा, ये जो के का वैल्यू है ये यहाँ क्या आता है, ये यहाँ डिफरेंट आता है, ये आता है यहाँ पे 5.423, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो C1/C2 इक्वल्स टू के, ये जो के का वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पे 0.096। तो आप देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मींस सॉल्वेंट पेयर या जो हमारा सॉल्यूट है वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस कॉफिशिएंट को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो के की वैल्यू है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हम देख रहे हैं कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इन दोनों सॉल्वेंट्स में हमारा सॉल्यूट, तो दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट के का वैल्यू आ रहा है, मींस ये दोनों चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती है। एक तीसरा जो हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इस के की वैल्यू को, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता है कि हमने यहां पर बोला था कि जब आप इस चीज को कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जो के है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको आप यहां पे बताओगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे 25 से 35 टेम्परेचर कर दिया, तो ये जो वैल्यू है ये बदल गई थी, ये जो के की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये चेंज जो है वो आपको यहां पर बताना है कि सब टेम्परेचर बदलने पे, क्योंकि टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो सॉल्यूट जाहिर सी बात है वो ज्यादा घुलता है। हम जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो आप ठंडे पानी में घोलो और एक आप गर्म पानी में घोलो या गुनगुने पानी में घोलो, दोनों ही पानी में जब आप उस चीनी को खोलोगे तो आप देखोगे कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, जहां पर टेम्परेचर कम है वो कम डिसॉल्व होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचते हैं। दूसरा जो डिसोसिएशन है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, और बहुत जल्दी होता है तो वहां पे वो फास्ट और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी क्या करता है, ये भी इफेक्ट करता है किसको, जो हमारा कॉफिशिएंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट या पार्टीशन कॉफिशिएंट या कांस्टेंट, इनको ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे वो सॉल्यूट हो, चाहे वो टेम्परेचर। ओके, सो
अभी हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो हमारा नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका एक डेरिवेशन करेंगे, एक इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी भी एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं और थर्मोडायनेमिकली हम उस सिस्टम में किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो नर्स्ट का है वो हम अप्लाई करके और कुछ वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कोई भी सॉल्यूट एक सॉल्वेंट पेयर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है और दूसरा सॉल्यूट किसी या उसी सॉल्वेंट पेयर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो हम थर्मोडायनेमिकली एक इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो वो इक्वेशन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सो नर्स्ट इक्वेशन हम निकालेंगे ड्राइव करके। तो हम निकालेंगे यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन। सो हम वही मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक सिस्टम, इस सिस्टम में हमने दो जो सॉल्वेंट्स हैं उनको डिसॉल्व किया हुआ, मतलब मिलाया हुआ है, एक ए है और एक बी है ना। ये दोनों सॉल्वेंट हमने यहां पर ले लिए और ये जो सॉल्वेंट है, चाहे हमने ए लिया या बी लिया, ठीक है ना, और जब हम इसमें किसी एक सब्सटेंस को मिलाते हैं, लेट्स से कि मैंने एक सब्सटेंस लिया एक्स, है ना, ये एक्स सॉल्यूट मैंने इसमें मिलाया, ओके। तो ये दो फेजेस मान लें हम, ये दो फेजेस हैं और ये जो एक्स है इसको मैं या तो ये जो एक्स है सॉल्यूट, ये अपने आप को ए में और अपने आप को बी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या ये जब x a में घुल जाएगा और x b में घुल जाएगा, तो क्या ये x जो घुला हुआ है वो यहां से यहां, या जो a में x घुला हुआ है वो यहां से यहां, क्या वो आ जा सकता है, ठीक है ना। तो एक इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो a में x जो घुल गया है और b में जो x घुल गया है वो यहीं के यहीं रहेंगे, क्या वो आपस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते या मतलब मूव कर सकते हैं कि बी में जो एक्स गुला है वो ए की तरफ जा सकता है और ए में जो एक्स गुला है वो बी की तरफ आ सकता है। तो एक इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। और वो ये जो मूवमेंट है एक्स की ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, इसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। उसका केमिकल पोटेंशियल क्या है, तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एट इक्विलिब्रियम इसकी केमिकल जो पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ओके। सो ए का जो केमिकल पोटेंशियल है उसको हम म्यू ए से रिप्रेजेंट करेंगे और बी का जो केमिकल पोटेंशियल है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों सॉल्वेंट्स का अपना अपना केमिकल पोटेंशियल है जो इस एक्स को इसके साथ बांधे रखता है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये पूरा का पूरा घुल जाएगा, जितना भी इसको घुलना है, वो जो C1/C2 वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब इसमें जो प्रेजेंट एक्स है वो इसमें जो प्रेजेंट एक्स है ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे और उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो इनकी पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल, वो क्या मानते हैं हम, वो मानते हैं दोनों की पोटेंशियल इक्वल, ओके। सो ये आप कह सकते हो ये क्या है, सॉल्वेंट ए का केमिकल पोटेंशियल और ये जो म्यू बी है वो क्या है, वो है सॉल्वेंट बी केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये सिचुएशन हमने देख ली कि दोनों के जो केमिकल पोटेंशियल्स है वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं।
तो एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या कहती है? वो इक्वेशन कहती है कि ये जो केमिकल पोटेंशियल है इसका वैल्यू होता है म्यू इक्वल्स टू म्यू प्लस आर टी एलन ए। ठीक है ना? अब ये म्यू क्या है? म्यू आपको केमिकल पोटेंशियल पता है। ये जो म्यू नॉट है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में केमिकल पोटेंशियल कितना है। आर जो है वो एक कांस्टेंट है, टी एक टेम्परेचर है, और ये जो ए है, ये ए क्या है? ये है किसी भी सॉल्यूट की उस सॉल्यूशन में एक्टिविटी। ठीक है ना? तो दिस ए इज नथिंग बट एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट की क्या एक्टिविटी है वो। तो अगर हम यहां पर जो हमारा ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्वेंट है, इन दोनों में अगर हम केमिकल एक्टिविटी देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू ए इक्वल्स टू म्यू ए नॉट प्लस आर टी। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो हमारा ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। और ये इसकी एक्टिविटी, इसको हम A1 मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, क्योंकि ये ए के लिए ए मान लेते हैं। और जो हमारा दूसरा सॉल्वेंट है उसकी जो केमिकल पोटेंशियल है वो हो जाएगा आपका म्यू बी नॉट प्लस आर टी एलन ए बी। ठीक। सो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस आ जाती हैं, इनको हम यहाँ पर इक्वेशंस देते हैं। तो देखो, एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गया, और दो इक्वेशंस हमारे पास में, सॉरी, 2 3 और ये 4 ये 4 इक्वेशंस हमारे पास में आ जाती है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट नहीं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर हमने माना है कि ये दोनों जो केमिकल पोटेंशियल हैं वो क्या है? इक्वल है। अगर ये केमिकल पोटेंशियल इक्वल है तो ये जो इक्वेशन 2 और 3 हैं ये क्या हो जाएंगे? ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू इनकी पुट कर सकते हो, म्यू ए नॉट आर प्लस आर टी एलन ए इक्वल्स टू म्यू बी नॉट प्लस आर टी एलन ए डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो म्यू है इनको एक तरफ ले लेते हैं, है ना, तो और इसको इस तरफ ही रखते हैं हम। तो ये हम कर लेते हैं कि, और इसको यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन यहाँ पर इसको इस तरफ लेकर के आए थे, तो लेट से ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बी माइनस म्यू ए नॉट। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन हमारा इधर आ गया। और अगर हम इसको देखें तो ये इक्वेशन जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, आर टी एलन ए बी। और सिर्फ हम इसको निकालना चाहें, ये जो आर टी है इसको इस तरफ हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एलन ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बी माइनस म्यू नॉट ए अपॉन आर टी। ठीक है, सो एक इक्वेशन हमारे पास में कितना हो गया? 5th। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास में 5th। अब हमें पता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है,
और जो स्टैंडर्ड जो हमारे केमिकल पोटेंशियल्स हैं वो भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है और जो टी है वो भी कांस्टेंट है। आप यहां बता सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है म्यू ए नॉट एंड म्यू बी नॉट आर ऑल्सो कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उनका पोटेंशियल जो है केमिकल पोटेंशियल वो भी क्या होता है, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल वो सेम रहता है। और अगर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये वैल्यू आर वैसे ही कांस्टेंट है और टी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट हो जाता है तो अब जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है ln AA अपॉन AB इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये तो ln दोनों तरफ ही हम लेंगे तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि AA अपॉन AB इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। और आपको पता है कि जो केमिकल, ये हमने क्या कहा था, केमिकल एक्टिविटी है एक सॉल्यूशन में ए सॉल्यूट की, ठीक है ना, और सॉल्वेंट बी में सॉल्यूट की। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है एक्टिविटी। सो यू कैन से दैट कि एक्टिविटी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन C। सो इसलिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं CA, इसको लिख सकते हैं आप CB इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, K से। और यही आपका क्या है, जो पार्टीशन कॉफिशिएंट या फिर आप क्या बोलते हो इसको, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट। सो यही इक्वेशन था जो हमने नॉन्स्ट का देखा था। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने देखा और इसके लिए जो इक्वेशन ड्राइव की, इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी, लिमिटेशन कह लो या अभी हमने जो कंडीशन कही थी वो कंडीशन कह लो, ठीक है ना। तो वहां हम कुछ और तरीके से बात कर रहे थे, यहां पर लिमिटेशन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं लिमिटेशन में, ये जो पहला लिमिटेशन है वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो CA अपॉन CB इक्वल्स टू ये जो K आया है ये तभी कांस्टेंट रहता है जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, एट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर को बदल दिया तो ये भी सेम नहीं रहने वाला। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि आपको जब भी इस तरह के किसी सिस्टम पर काम करना पड़ता है तो टेम्परेचर को हमेशा क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। टेम्परेचर अगर आप चेंज कर देंगे तो K का वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक पहला लिमिटेशन है या इसकी एक कमी मान लीजिए, ये एक पहली कमी है। दूसरा, जब आप कोई सिस्टम ले रहे हो और उस सिस्टम में आपने कहा कि इस तरह से मैं दो सॉल्वेंट्स इसमें डालता हूं, एक सॉल्वेंट A है और एक सॉल्वेंट B, ये दोनों ही सॉल्वेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली इमिसिबल होने चाहिए। अगर ये आपस में, अब इनके दो तरीके हो सकते हैं, या तो A जो है और B आपस में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए,
दूसरी क्या हो सकता है, ये रिएक्ट कर जाए, ए बी के साथ रिएक्ट भी तो कर सकता है, ए और बी आपस में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना सकता है सी। तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए ए और बी का, और ना ही ये एक दूसरे में डिसॉल्व होने चाहिए। ये कंप्लीटली इमिसिबल होने चाहिए, कंप्लीटली कैसे होने चाहिए, जो जरा सा भी एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो, तभी ये जो के का वैल्यू है ये हमें सही तरीके से कांस्टेंट मिलता है। ठीक है ना। तो आप यहां पर कह सकते हो कि जो लिक्विड पेयर है, लिक्विड पेयर का मतलब ये जो आपका सॉल्वेंट पेयर, सॉल्वेंट पेयर, ये कैसा होना चाहिए, शुड बी कंप्लीटली इमिसिबल, इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल होना चाहिए। और उसको एक और चीज कि रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इट शुडंट बी रिएक्ट। और ये कह सकते हो सॉल्वेंट पेयर shouldn't be react, वो आपस में रिएक्ट भी नहीं करने चाहिए। और एक चीज हमने पढ़ाई था कि एसोसिएट और डिसोसिएट, ना तो वो एसोसिएट करे ना डिसोसिएट, ना तो वो टूटे और ना ही वो आपस में जुड़े। ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि अगर वो डिसोशिएट और एसोसिएट कर गया तो भी वहां पर के जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक और लिमिटेशन है कि जो भी सॉल्यूशंस आप यहां पर ले रहे हो वो हमेशा क्या होने चाहिए, डाइल्यूट होने चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर यूज्ड ओनली। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मिला दिया, ये जो एक्स आप इसमें मिलाते हो ना, इसमें जब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिलानी है। अगर ज्यादा क्वांटिटी मिलाओगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको क्या रखना है, डाइल्यूट रखना है। क्योंकि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड रख लिया तो जाहिर सी बात है ज्यादा अमाउंट में एक्स अगर होता है तो वो ज्यादा बी में डिसॉल्व होगा, ज्यादा ए में डिसॉल्व होगा, है ना। तो इस वजह से ये जो है आपका, ये कैसा होना चाहिए सॉल्यूशन, वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। सो ये सारी की सारी चीजें थी। हाँ, यही 5 ही, इसके अलावा तो और कोई लिमिटेशन है नहीं। कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, वो कंप्लीटली इमिसिबल होने चाहिए, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो आपस में डिसॉल्व नहीं होने चाहिए, वो डिसोशिएट एसोसिएट नहीं होने चाहिए, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस, जिनको हम कमियां भी बोलते हैं इसकी। ओके। सो आज के लिए अभी बस हम इतना ही रखते हैं।